मॉडर्न इंस्टीट्यूट बरेली में, और हम अभी चैप्टर कर रहे थे परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन के नियम हमने आप लोगों के लिए करा दिए थे। इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं दर्पण। ठीक, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है समतल दर्पण, नंबर दो आता है आपका गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या लिख लोगे, इसका परावर्तक तल समतल होता है। इसे किसी समतल कांच के तल पर एक तरफ पारे की पॉलिश कर बनाया जाता है। क्या होता है भाई, इसका परावर्तक तल समतल होता है। ठीक है, इसे सॉरी ये गलत लिख गया है, इसे किसी समतल कांच के तल पर एक तरफ पारे की पॉलिश कर बनाया जाता है। ठीक है, और अब इसका लिख लेंगे समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो सबसे मेन चीज इसमें ये है कि आप लिखेंगे इसका प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी होती है। होती है। ठीक है, जैसे कि इस लाइन का मतलब क्या है, इसका प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी पर दर्पण से वस्तु रखी होती है। ठीक है, उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी। मान लो एक दर्पण है, ये समतल दर्पण है। अब एक कोई बच्चा है यहाँ पर, ये खड़ा है, इसका अगर प्रतिबिंब अगर हम इसमें देखेंगे तो उतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर ये है दर्पण से, ठीक है, उतनी ही दूरी पर इसमें अंदर आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्लियर? तो अगर इससे आगे लिखोगे इसमें तथा इसका प्रतिबिंब
आभासी तथा आभासी को हम काल्पनिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। दूसरी बात यह है कि इसका पार्श्व चेंज हो जाता है, इसका पार्श्व चेंज हो जाता है, या इसका पार्श्व बदल जाता है। इसका पार्श्व जो होता है वो चेंज होता है। तो भी सबसे पहली बात करते हैं, समतल दर्पण क्या होता है। इसका परावर्तक तल समतल होता है। इसे किसी समतल कांच के तल पर एक तरफ पारे की पॉलिश कर दी बनाया जाता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो होता है वो होता है, इसका प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से रखी होती है। जितनी की दूरी पर ये बच्चा खड़ा होगा उतनी दूरी पर उसका अंदर प्रतिबिंब आपको बनते हुए दिखाई देगा। क्लियर? तथा इसका प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। ये जो लाइन आपको है आभासी, आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, कल्पना करना, ठीक है ना। तथा सीधा बनता है, इसका जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है। और फिर ये पार्श्व, इसका पार्श्व क्या होता है? बदल जाता है, ठीक है। तो ये आपका समतल दर्पण हो गया, एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने किया समतल दर्पण, अब करते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। नंबर 2 डालेंगे। गोलीय दर्पण, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है, ठीक है। कांच के किसी खोखले गोले लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। खोखले गोले को काट कर उसकी एक सतह पर रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दूसरी सतह को चमकदार बना दिया जाता है। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। देखो भी क्या होता है इसमें, कांच के किसी खोखले गोले को क्या करेंगे, खोखला गोला है, मान लो ये गोला है, ये खोखला है। जब इसे काट कर क्या किया उन्होंने, उसकी एक सतह को, गोले को काट कर उसकी एक सतह पर रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दूसरी सतह को चमकदार बना दिया जाता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं, ठीक है। मान लो ये खोखला गोला है, इसे काटा गया, यहां से काट दिया गया, तो ये कुछ इस तरह का निकल के आएगा, ठीक है। अब इसकी मान लो एक सतह पे हमने क्या कर दिया, रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी। दूसरी सतह ऐसी है, इधर से पॉलिश कर दी, तो ये क्या कहलाएंगे, खोखले गोले द्वारा बने हुए, ठीक है, गोलीय दर्पण। तो इसे मिटा देते हैं, इसका इससे कोई फर्क नहीं है अभी। हाँ, तो यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं
अवतल दर्पण, नंबर 2 होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अब सबसे पहले हम अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण, ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे जिस गोलीय दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। अच्छा, इस डेफिनेशन को हम एक तरीके से और दे सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं जिस गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाए या किसी और की पॉलिश कर दी जाए तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल दें कि जिस गोलीय दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, बात एक ही है, इसकी दो डेफिनेशन हो सकती है। ठीक, तो अब चार इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्योंकि, अच्छा ये क्यों कहते हैं अभिसारी, इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि है अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को संकुचित करता है। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को संकुचित कर देता है। ठीक है, तो इसका चित्र भी बनाएंगे अभी, इसे मिटा देते हैं, उसके बाद इसका चित्र बनाते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है जिस गोलीय दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक होता है, तो सीधी सी बात है भाई, हम कुछ इस तरीके से इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके अपने उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी तो कहीं ना कहीं धंसा हुआ भाग परावर्तक हो गया। ठीक है, तो हम इस पे लिख सकते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, यह आपका अवतल दर्पण का चित्र हो गया, बहुत अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, एनसीईआरटी पैटर्न पे चलेंगे बिल्कुल। ठीक, यहां तक आप लोगों ने उतार ही लिया होगा। साथ ही साथ उतारते हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियो को रोक रोक के उतार रहे हैं। ठीक है, बहुत टाइम ले लोगे वरना फिर तुम लोग। तो ये आपका अवतल दर्पण हो गया। दूसरा बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण, भाई ये जो होगा वो इसके जस्ट अपोजिट होगा, तो इसमें हम बोल सकते हैं वह गोलीय दर्पण जिसका या जिसकी परावर्तक सतह
उभरी हुई रहती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। नीचे का सभी लोगों ने लिख ही लिया होगा। अच्छा, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है उत्तल दर्पण कहलाता है, उसे अपसारी कहते हैं। और इसे इसे अपसारी दर्पण भी अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इससे अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो इसमें लिख लो क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो अब आपके पास समझ में आ गई होगी अपसारी क्या होता है और अपसारी क्या होता है। सबसे मेन चीज है, हमने अपतल दर्पण में पढ़ा कि वो क्या करता है, वो अभिसारी होता है, और अभिसारी होने के कारण वो क्या करता है, अनंत से आने वाली किरणों को क्या कर देता है, संकुचित कर देता है, एक बिंदु पर लाके रख देता है। ठीक है, और इसका क्या वर्क होता है, इसका वर्क होता है कि ये जो अनंत से किरणें आएंगी उनको क्या करेगा, फैला देगा। ठीक है, तो वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है उत्तल दर्पण कहलाता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अच्छा, अब इसमें बात यह आती है कि उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं। तो अब इसकी उभरी हुई सतह परावर्तक होगी, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो दबी हुई सतह है उस पर पॉलिश कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तल दर्पण। क्लियर? ठीक, ओके, तो ये आपके दर्पण के टाइप हो गए। ठीक, अब हम जो आगे करेंगे, ये पहले उतार लीजिए, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। और आपके लिए बता दें, ये जीएस का पार्ट है, ठीक है, फिजिक्स का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं ये रेलवे, एसएससी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वर्क करेंगे। तो इसे वो लोग भी देख सकते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और प्रकाश में फिलहाल कुछ छोड़ेंगे नहीं, पूरा की पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे होगा। ठीक, तो अब आप लोगों ने उतार भी लिया होगा, इसे हम रफ कर देते हैं। अच्छा, अब देखो गोलीय दर्पण होता है तो उसमें कुछ शब्द होते हैं, प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, गोलीय दर्पण के जो शब्द है, जैसे कि आपने सुना होगा फोकस दूरी, फोकस, ध्रुव, ठीक है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, तो ये सब कैसे बनते हैं, कहां से कहां तक का क्या कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे करके डाल लो, एक हेडिंग बना लो, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द। महत्वपूर्ण शब्द, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें उन शब्दों को पढ़ेंगे जो कि गोलीय दर्पण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने देखा कि गोलीय दर्पण कहीं ना कहीं एक गोले से बनके तैयार होता है, तो सबसे पहले हम गोला टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, तो
लोग प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जब ये हम गोला बनाते हैं तो इसका केंद्र होता है, कहीं ना कहीं गोले का केंद्र होता है, ठीक। और इस गोले को हम अपने दर्पण के रूप में बदल लीजिए, ठीक है। और ये थोड़ा तिरछा हो जाए, ठीक। तो हम इसे बदल लेते हैं। अच्छा, ये जो है ये आपका C कहलाएगा, ये आपका P कहलाएगा, इन दोनों के बीच में ये आपका F कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपकी F कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे R कहेंगे। अच्छा, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा ही होगा, ठीक है, वक्रता त्रिज्या वाला, व्यास वाला, ठीक है। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, ठीक। इसे हम M1 M2 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे P की। अब P को कहते हैं ध्रुव, नंबर 1 डाल लेंगे, P को ध्रुव, इसमें लिखेंगे परावर्तक तल के, परावर्तक तल के मुख्य बिंदु, या हम बोल सकते हैं केंद्र को दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। परावर्तक तल के मुख्य बिंदु केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब ये भाई इसका केंद्र कहीं ना कहीं है, दोनों तरफ बराबर ही होगा, तो ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। अच्छा, अब इसे किससे निरूपित करते हैं वो हमने पहले ही लिख दिया है, तो लिख सकते हैं इसे P से निरूपित करते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं, P से निरूपित करते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी बात आती है वक्रता केंद्र, ठीक है। दूसरी बात आती है आपकी वक्रता केंद्र क्या होता है, तो लिखेंगे गोलीय दर्पण एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। उस कटे हुए गोले के, उस कटे हुए गोले के, कटे हुए ना लिखो, उस गोले के ही लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लो, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी गोले का भाग होता है। अब जब वह गोले का भाग होगा तो जो गोले का केंद्र है वही तो वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वह
भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसे हमने पहले ही बता दिया, सी से निरूपित करते हैं, तो लिख सकते हैं इसे सी से निरूपित करते हैं। ठीक है भाई, भाई ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, उसके बाद बात कर लेते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक, नंबर 3 मुख्य अक्ष। तो देखो भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो रेखा ये गुजरती हुई जा रही है सी एफ पी, यही आपकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव P फोकस है तथा वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव P, ठीक है, ध्रुव कहां से जा रहे हैं, P से, फिर फोकस F तथा वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, फिर नंबर 4 डालेंगे आप लोग, वक्रता त्रिज्या डाल लीजिए, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या डालेंगे तो वक्रता त्रिज्या हमने आपकी जैसे कि यहां से यहां तक की दूरी, तो हम लिख सकते हैं वक्रता केंद्र से लेकर दर्पण के ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें वक्रता केंद्र से लेकर दर्पण के ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ऊपर का उतार लिया हो तो रफ कर दें। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है आर, तो इसे आर से निरूपित करते हैं। आर से निरूपित करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे फोकस बिंदु या मुख्य फोकस डालने, मुख्य फोकस। देख लीजिए मुख्य फोकस क्या होता है, रफी कर दो। मुख्य फोकस, तो देखो ये कहां पर है, मुख्य अक्ष पर स्थित है बिल्कुल।
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे परावर्तन के पश्चात किरण होकर गुजरती है अथवा होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। फोकस बिंदु कहलाता है। भाई मुख्य फोकस की बात करें या मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे परावर्तन के पश्चात किरण होकर गुजरती है अथवा होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु कहलाता है या मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम F से निरूपित करते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए एक चीज और बता दें, ये जो होता है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के जस्ट बीचों बीच होता है। ठीक है, कहाँ होता है? बिल्कुल बीचों बीच होता है। और हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यह ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होता है। ठीक है, और इसे लिख लीजिए, इसे F से निरूपित करते हैं। इसे F से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो इतना उतार लीजिए और कंटिन्यू करते हैं। फिर डाल लीजिए। आप तैयार हो या मिलकर तैयार होना पड़ेगा। हाँ जी, तो हमने कर लिया। लास्ट वन रह गया है फोकस दूरी। क्या रह गई है? फोकस दूरी। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो कि मैंने बता भी दिया था। ठीक है, लिख लीजिए फोकस दूरी। ये थोड़ा हो सकता है अंदर दिखाई दे या थोड़ा अलग टाइप का दिखाई दे, क्योंकि अभी मार्कर में इंक डाली है। तो फोकस दूरी जैसे हम बोल सकते हैं फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है भाई, तो हमने आपके लिए पूरा क्लियर करा दिया। ठीक है, क्लियर ये हो गया कि आपका गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द जो है वो आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अब भाई मेन चीज आती है कि ये सब बहुत अच्छे से करेंगे आप। चैप्टर आपको पता ही है, चल रहा है परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, और आपके लिए एक बात बता दें, आप डेली क्लास लें, कोर्स बिल्कुल पूरा कराया जाएगा।
टेंशन लेंगे नहीं, बहुत ही आराम से काम करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, ग्रुप में शेयर करिए, फ्रेंड्स को ऐसे शेयर कीजिए। ठीक है ना, लेकिन शेयर करते रहिए। जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक वीडियो पे लाइक नहीं आएंगे, व्यूज नहीं आएंगे। अभी व्यूज नहीं आएंगे तो हमारा भी थोड़ा हम डिमोटिवेट हो जाएंगे ना, तो हमें भी मोटिवेट करिए। आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, तो क्या है ना कि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशनल होते रहेंगे, मोटिवेट होते रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाने की और ज्यादा हमारे अंदर लालसा जागृत होगी। ठीक, तो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लो वीडियो को। ठीक है भाई, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय।